गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मैं हूँ डॉक्टर निखत नसरीन और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये कब कराया जाता है, किस किस तरह से होता है, कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा होता है, किस मेथड के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्यों हम कौन मेथड का सिलेक्शन करते हैं, किस बेसिस पर, और प्री ऑपरेटिव कंसिड्रेशन क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे और सिजेरियन सेक्शन को हम डीप तक जानेंगे। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। सिजेरियन सेक्शन का 3 टाइप्स होते हैं। पहला लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स सिजेरियन, जिसको हम कर्स सिजेरियन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है लोअर सेगमेंट वर्टिकल सिजेरियन, जिसको हम क्रॉनिक सिजेरियन के नाम से जानते हैं या क्रॉनिक इंसिजन के नाम से जानते हैं। तीसरा है क्लासिकल सिजेरियन, जिसे हम सैंगर्स इंसिजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा मोस्ट प्रेफरेबल होता है वो लो ट्रांसवर्स सिजेरियन होता है। देखिए लो ट्रांसवर्स सिजेरियन कब कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। देखिए पहला तो लेस इंसिजनल साइट ब्लीडिंग। लो ट्रांसफर सिजेरियन करने पर जो हमारा इंसिजन का साइट है, जहाँ पे हम इंसिजन लगाते हैं, कट लगाते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग बहुत कम होता है। तो जब हमें कम ब्लीडिंग के साथ सिजेरियन करना हो तो उसके लिए हमारे लिए मोस्ट प्रेफरेबल ये टाइप ऑफ सिजेरियन है। ये ईजियर टू रिपेयर, इसको रिपेयर करना आसान होता है। रिलेटिवली नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन, ये उस अदर दोनों के मेथड के कंपेयर में ये क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल ये पोर्शन है, यानी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता और इजीली हील कर जाता है। ठीक है, ये हीलिंग बेटर होता है इसमें। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ रप्चर इन सबसिक्वेंट प्रेगनेंसी इज़ लेस। अब नेक्स्ट जो प्रेगनेंसीज होंगे उसमें रप्चर करने के चांसेस भी इसमें बहुत कम होते हैं, 0.2 to 0.9%। इस हिसाब से ये दोनों सिजेरियन से बेटर है, इसलिए ज़्यादातर हमारे यहाँ जो सिजेरियन होता है ये लो ट्रांसवर्स सिजेरियन ही होता है। ठीक है, दूसरा सिजेरियन क्लासिकल सिजेरियन। क्लासिकल सिजेरियन क्या है, तो इसका पहले डिसएडवांटेजेस जानते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, ये बस इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं। पहला, रिस्क ऑफ स्कार रप्चर इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। अगर एक बार ये सिजेरियन सेक्शन का इस्तेमाल कर दिया जाता है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में चांसेस होता है कि स्कार रप्चर हो जाए, स्कार के पास से रप्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये 2 से 9% ही बहुत ज़्यादा है पिछले कंपेयर में। हीलिंग लेस होता है, बहुत स्लो हीलिंग होता है। रिपेयर डिफ़िकल्ट होता है, रिपेयर करने में मुश्किल होता है, उतना इजीली रिपेयर नहीं हो पाता। स्कार थिकनेस बढ़ जाता है, जिसका स्कार बनता है वो ज़्यादा थिक हो जाता है और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी हर लिहाज से ये ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए इसका बहुत कम इस्तेमाल कुछ खास सिचुएशंस है जिनमें हम क्लासिकल सिजेरियन का इस्तेमाल करते हैं। जबकि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में एक्सेस प्रोहिबिटेड हो, या फिर हमारा जो प्लासेंटा है वो मॉर्बिडली अधरेंट हो, यानी प्लासेंटा एक्रेटा कंडीशन में, या फिर एकदम नीचे की तरफ हो, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ही पूरा चिपका हुआ हो, तो फिर वहाँ कट नहीं लगा सकते हैं हम। या फिर यूट्राइन कैंसर में और सर्वाइकल कैंसर में, या फिर जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट बना ही नहीं हो, क्योंकि ये ना जब प्रेगनेंसी में 28 से 40 हफ्ते के बीच में इसका फॉर्मेशन होता है, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बना तो फिर वहाँ पे हम सिजेरियन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बैक डाउन ट्रांसवर्स लाई। अगर बच्चे का ना ट्रांसवर्स लाई वो भी बैक डाउन की तरफ, तो जैसे माल प्रेजेंटेशन की कंडीशन में, कुछ खास कंडीशंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा 2 टाइप ऑफ सिजेरियंस। अब नेक्स्ट चीज़ है एनेस्थेसिया। बिना एनेस्थेसिया को तो हम सर्जरी कर नहीं सकते। तो एनेस्थेसिया में कौन सा एनेस्थेसिया हमारे लिए मोस्ट प्रेफरेबल होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है रीजनल एनेस्थेसिया, जिसको हम एपिड्यूरल या स्पाइनल कहते हैं, जिसमें हमारा स्पाइनल जो होता है मोस्ट प्रेफरेबल होता है। दूसरा होता है जनरल एनेस्थेसिया। कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे हम स्पाइनल ना देकर जनरल देते हैं, अब कुछ कंडीशन में जनरल ना देकर स्पाइनल, पर आजकल जो ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है वो हमारा रीजनल एनेस्थेसिया ही है, स्पाइनल एनेस्थेसिया। ठीक है, अब आया प्री ऑपरेटिव कंसिडरेशन। प्री ऑपरेटिव कंसिडरेशन क्या है, हम अगर सर्जरी करने जा रहे हैं उससे पहले हमें करना क्या क्या चीज़ों का खास कंसिडर करना चाहिए। वैसे तो और भी बहुत सारे टेस्ट है, पर इन चीज़ों का हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, इंडिकेशन इज जस्टिफाइज। फर्स्ट कि ये इंडिकेट कर रहा है कि नहीं सिजेरियन का केस है, हर केस को उठा के सर्जरी नहीं कर देना। अगर हमें लगता है कि ये सिजेरियन का ही केस है, ये नॉर्मल नहीं होगा, तब हमें सर्जरी करनी चाहिए फर्स्ट। नेक्स्ट है कंसेंट। मरीज़ का कंसेंट बहुत ज़रूरी है और मरीज़ के गार्जियन का कंसेंट बहुत ज़रूरी है, बिना कंसेंट के हम सर्जरी नहीं कर सकते। थर्ड चीज़ है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे क्या है कंडीशन, उसके हिसाब से ब्लड ग्रुपिंग इन आरएच टाइपिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे वायरल मार्कर कराते हैं हम, भी टीसीटी कराते हैं और भी बहुत सारे टेस्ट जो हम कराते हैं, जो रिक्वायर्ड हो उस टाइम। हीमोग्लोबिन हो गया,
बेसिक टेस्ट सारा देखा जाता है, जिस CBC में आ जाएगा। और हम इस पे अलग वीडियो बनाएंगे इंडिकेशन कौन कौन से हैं जिसमें हमें सर्जरी करना ज़रूरी हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन आया हमारा बिफोर टेकिंग टू OT में ले जाने से पहले क्या करना है। तो OT में ले जाने, ये बहुत लोग को नहीं पता होता। तो OT में ले जाने से पहले हमें क्या करना होता है, यूरिनरी फॉलिस कैथेटर लगाना होता है, एंटासिड प्रोफाइलैक्सिस करना होता है, पार्ट प्रिपरेशन करना होता है, मतलब स्लिपिंग ऑफ हेयर जो भी हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है, फिर से एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस करना होता है। और इसका कभी भी जब हमें प्लान करना हो इंसिजन करने का, उससे 60 मिनट पहले ही हमें एंटीबायोटिक लगाना चाहिए। अगर इलेक्टिव है तो, और इमरजेंसी है तो जस्ट हम लगा करके ले जा सकते हैं। चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक क्या होता है, सेफाजोलिन IV 2 ग्राम सिंगल डोज दिया जा सकता है। और अगर पेशेंट एलर्जिक हो, पेनिसिलिन एलर्जी हो, तो उसे क्लिंडामाइसिन या जेंटामाइसिन दे सकते हैं। या फिर ब्लड लॉस, इसमें जो मोर देन 1500 ml है या ड्यूरेशन मोर देन 3 आवर जाता है तो एडिशनल डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, वरना एक डोज ही प्रोफाइलैक्सिस के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ पेशेंट। ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन पेशेंट का पोजीशन क्या होना चाहिए, तो वह सुपाइन, मतलब सर के बल, पीठ के बल लेटा होना चाहिए मरीज। और 15% लेफ्ट लैटरल लेट, मतलब हल्का सा 15 डिग्री % बोल रहे 15 डिग्री 15 डिग्री का जो लेफ्ट साइड में हल्का सा उसको टेढ़ा कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है ना कि ब्लीडिंग कम होता है और वो कंफर्टेबल पोजीशन होता है, ठीक है। क्लीनिंग एंड ड्रैपिंग ऑफ द स्किन, इसके बाद से क्या करेंगे, हम स्किन को क्लीन करेंगे, ड्रैप करेंगे, क्लियर। इसके बाद से हम ये हमारा हो गया पोजीशन सुपाइन, और उसमें 15 डिग्री का लेफ्ट लेट टिल्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ हमारा आता है, इसका एडवांटेज बताना चाहते हैं। ये हमारा है एब्डोमेन का अगर हम खोलते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ ब्लड सप्लाई कैसे है, मेनली आर्टरी सप्लाई है। तो हमारा जो पोजीशन होता है ना, जहाँ पे हम सर्जरी करते हैं, ये पोजीशन होता है ये वाला, ये नीचे का पोजीशन। इसीलिए यहाँ पे कोई भी मेजर आर्टरी नहीं कटती और ये इजीली हो पाता है। और यहाँ पे कोई, मतलब ये सबसे सेफ़र पार्ट है सर्जरी के लिए, यहाँ कोई रिस्क नहीं होता है किसी भी तरह के आर्टरी के कटने का, और इसलिए हैवी ब्लीडिंग नहीं होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर वैसे आप एनाटॉमी पढ़े हो तो जानते होंगे और कौन सा स्ट्रक्चर है, पर ये मेरे दिखाने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि मेन हमारा जो LSCS होता है वो नीचे लोअर वाला जो हमारा बेटर ऑप्शन होता है, यहाँ ब्लीडिंग के होने के चांसेस कम होते हैं, किसी तरह का कोई नर्व डैमेज नहीं होता, किसी तरह का आर्टेरियल डैमेज नहीं होता। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई कौन कौन सा है हमारे यहाँ। तो नर्व्स यहाँ पे कौन कौन सप्लाई करता है, एक है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, जो कि सप्लाई करता है स्किन को ओवर द सुप्राप्यूबिक एरिया, प्यूबिक के ऊपर के एरिया में, ठीक है। दूसरा है इलियो इंग्वाइनल नर्व, जो कि सप्लाई करता है स्किन ओवर मॉन प्यूबिस, अपर लेविया मेजोरा एंड अपर मीडिया थाई। एब्डोमिनल इंसिजन में क्या है, मिडलाइन इंसिजन है। मिडलाइन इंसिजन मेनली जो होता है लेस ब्लीडिंग होता है, क्विक एंट्री होता है, मोर एक्सपोजर होता है, क्योंकि हम 2 तरह का पढ़ते हैं ना, लोअर सेगमेंट में भी हमारा ट्रांसवर्स भी था और मिनिमल नर्व डैमेज, वन डेसेंस और कॉस्मेटिक कंसर्न। जो हमारा जो इस इंसिजन का टाइप होता है, एक होता है वर्टिकल, एक होता है ट्रांसवर्स। तो जो हमारा मिडलाइन इंसिजन होता है, इससे बेनिफिट्स हमें ये मिलते हैं कि लेस ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग कम होता है, एंट्री आसानी से हो जाता है, अंदर बहुत सारे लेयर्स नहीं आते हैं, मोर एक्सपोजर होता है, अच्छे से दिखाई देता है, अच्छे से हम काम कर पाते हैं, एक्सपोजर बढ़िया होता है। फिर नर्व डैमेज के कोई चांसेस नहीं, हम पहले दिखाया आप लोग को वीडियो में। और वुंड डेहिडेंस ज़्यादा है, मतलब कि घाव जल्दी सूखता है, सूखने में दिक्कत नहीं होता, ठीक है। और कॉस्मेटिक कंसर्न भी फ़ायदा है कि नीचे की तरफ होता है तो कपड़े से कवर्ड हो जाता है, दिखता नहीं है, पेट पे लुक नहीं आता है, ठीक है। अब हमारा जो है ट्रांसवर्स इंसिजन, वो वर्टिकल के बारे में था। और ट्रांसवर्स इंसिजन कैसा होता है, कॉस्मेटिकली बेटर होता है और स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, सबसे बेहतर माना जाता है। इंसिजन में जो सबसे अभी मोस्ट कॉमन इंसिजन इस्तेमाल किया जा रहा है वो है फाइनेंशियल इंसिजन, ठीक है। इसका क्या है, सबसे नीचे में जब लगभग हमारे प्यूबिक एरिया के प्यूबिक सिम्फाइसिस के 2 फिंगर ऊपर जाते हैं और वहाँ पे इंसिजन दिया जाता है, जो कि इजीली कवर्ड भी हो जाता है और दिखता नहीं है, कॉस्मेटिकली बहुत फिट होता है, सही होता है, ठीक है। ये जस्ट अबव द प्यूबिक हेयर लाइन एक तरह से कह सकते हैं। लेंथ इसका 10 to 15 सेंटीमीटर होता है और ये कर्व में होता है, कभी भी स्ट्रेट में नहीं होता। कर्व में करने के बेनिफिट भी बता देते हैं आप लोग को अभी हम, कि यहाँ पे हम कर्व करके ही दिखा रहे थे कि कर्व अगर स्ट्रेट कट करते हैं तो आप में आर्टरी का कटिंग हो सकता है, लेकिन अगर कर्व करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी आर्टरी के कट होने के चांसेस नहीं है। इस लोकेशन पे ये इस तरीके का इंसिजन होगा तो किसी भी तरीके के आर्टरी का कटने का ख़तरा नहीं। अगर स्ट्रेट करते हैं तो ये चला जाएगा, कट सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, लेयर्स ऑफ इंसिजन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है हमारा कि कौन कौन से लेयर्स होते हैं जब कट करते हैं। तो पहला हम स्किन कट करते हैं, स्किन के बाद सबक्यूटेनियस फैट होता है, फैट के बाद रेक्टस शीथ होता है, फिर रेक्टस मसल होता है और लास्ट में पेरिटोनियम होता है। पेरिटोनियम के अंदर जाने के बाद हमारा यूट्रस आता है। ठीक है, ये किसी भी सर्जरी में हम अगर इंसिजन देते हैं तो इतने सारे लेयर्स आते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा ऑर्गन होता है वो मिलता है। यूट्रस के बाद यूट्रस को कट करते हैं और फिर हम बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं इस केस में। ठीक है, और मसल हम कभी भी कट नहीं करते, मसल को क्या करते हैं, मसल को हम स्ट्रेच करके फैलाते हैं और तब उसको देखते हैं। ये हमारा लगभग LSCS के बारे में नॉर्मल बेसिक जानकारी था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और नया बताऊंगी, और आप लोग को और कुछ देखने का मन हो तो आप उसमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे बात करनी है और कौन सा टॉपिक समझना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक